जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों अब आज हम FST2 जेई मेंस को डिस्कस करने वाले हैं। हम वन बाय वन सभी सवालों को देखेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास में जो ऑर्डर में पेपर आपको मिला 51 हो गया ना, ऑर्डर नंबर, वहाँ से शुरू करते हैं। तो आपको बोला गया इनिशियली कैपेसिटी इज अनचार्ज, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन इट इन माइक्रो कूलम आफ्टर स्विच इज क्रॉस। तो सिंपल सवाल है, हमें ऐसे का कुछ दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास में 10 वोल्ट की बैटरी है आपके पास में, और यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ है 3 माइक्रोफैराड। ठीक, ये कितना 3 ओम, ये कितना 2 ओम, ये 2 ओम, और ये यहाँ पे 3 ओम। तो मुझे करंट पता है कि अगर T इज इक्वल टू इन्फिनिटी बात करेंगे तो कैपेसिटर से कोई करंट नहीं जाएगा। तो कैपेसिटर को आप ओपन मार्क कर दीजिए, पॉइंट बना दीजिए ए एंड बी। अब मुझे क्या करना है, इस ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मुझे पता है ये वाली इस क्रिस्टल्स के अक्रॉस ये 5, ये 0 हो गया, तो ये 10 हो गया। तो यहाँ पे 10 बोल दीजिए, यहाँ पे 0 बोल दीजिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 10। तो इसमें कितना आएगा अपने 2 एम्पियर आएगा करंट, यहाँ पे भी कितना आएगा 2 एम्पियर आएगा। तो इस जगह पोटेंशियल डिफरेंस 6 आ गया, तो कितना बन गया 6 वोल्ट। इसके बाद 4 आ गया, तो कितना बन गया 4 वोल्ट। तो अगर आप देखें पोटेंशियल डिफरेंस ए बी में तो कितना है 2 वोल्ट है आपके पास में। तो अगर आप चार्ज देखेंगे, चार्ज कितना आएगा सी वी ए बी, तो कितना आएगा जी 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 6 माइक्रोकूलम। तो 6 माइक्रोकूलम आपका जवाब हो जाएगा। तो ये तो सिंपल बात थी, नोट्स में ये सब चीजें बताई जाती है आपको। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 52। सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं तो आप बोलते हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी नहीं है। ए बीड ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम एंड मास 3 mg इज थ्रेडेड ऑन रफ रोड ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3। तो ऐसे रोड बना लीजिए ना, और इस रोड के ऊपर यहाँ पे ऐसे कोई भी एक छोटा सा बीड है, और इसका जो चार्ज है आपके पास में वो है 1 माइक्रोकूलम, और जो मास है आपके पास में वो है 3 mg, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो गिवन दैट इज 0.3। अब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया आपने परपेंडिकुलर टू रोड, मान लीजिए अंदर की तरफ लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड। कितना है मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला। अब आप इसको इसके अलोंग दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछे कितना डिस्टेंस के अंदर रुक जाएगा। तो मुझे पता है कि क्यू वी क्रॉस भी किस तरफ जाएगा, क्यू वी क्रॉस भी ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो नॉर्मल का काम करेगा। नॉर्मल फोर्स अगर आप देखें दैट इज क्यू वी बी आएगा आपके पास में। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है दैट इज म्यू मल्टीप्लाई एन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया, और यही रिटार्डेशन प्रोवाइड। तो यार ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये रिटार्डेशन देगा आपको। तो म्यू की वैल्यू 0.3 और नॉर्मल की वैल्यू कितनी क्यू वी बी, और ये एम ए के बराबर आ गया। अब ए को इजी वी डी वी बाई डी एस, बिकॉज हमें पता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये यहाँ पे साफ हो गया आपके पास में, वैल्यूज पुट कर दीजिए। 0.3 ये तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, क्यू की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2, एम की वैल्यू है 3 मिलीग्राम, दैट इज 3 डिवाइड बाई 10 टू पावर 6, और डीवी बाई डी एस आएगा। इसने इसको उड़ा दिया, यहाँ पे आपके पास में क्या बन गया 100 बन गया नीचे, इसने इसको उड़ा दिया, और यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया आपके पास में, 50 आ गया, सॉरी दिस इज 50। अच्छा अब मैं सोल्व करके देखूं तो मेरे पास में आ रहा है दैट dv इज इक्वल टू 50 बाई डी एस। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो v की लिमिट्स आपके पास में कहां से कहां तक है, इनिशियली 4 थी, फाइनल 0 होगी, तो ये बन गया 4, कुछ गलत करिए, ds बाई 50 आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया डिवाइड बाई 50, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास से 200। ऐसा कुछ फंक्शन आ रहा है क्या? हाँ, तो ये आपके पास में इसका सही जवाब हो गया। क्लियर बच्चों? फिर 53rd प्रॉब्लम की बात करते हैं। आपको बोला गया ए न्यू व्हाइट बेल्ट ऑन लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कन्वेयर इज मूविंग विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। A small block of carbon is placed on the belt with zero initial velocity with respect to ground. The block slipped a bit before moving with the belt, leaving a black mark on the belt. How long mark is the coefficient? देखिए अगर मान लीजिए प्लैंक है आपके पास में, इसका ऐसे ट्रीट कर लीजिए, कन्वेयर बेल्ट को प्लैंक मान लीजिए, और ये प्लैंक इस तरफ चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। अगर आप इसके ऊपर ऐसे एक ब्लॉक रखा है, जस्ट रेस्ट पे रखा है, तो होगा कि आपके पास में फ्रिक्शन होना शुरू हो जाएगा, इस म्यू एम जी। तो इस पे जो एक्सीलरेशन आया दैट इज म्यू जी, तो उसकी वैल्यू देखते हैं पहले। म्यू की वैल्यू है 0.20, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा आपके पास में, और 0.म्यू डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सीलरेशन। अब इसको कितनी वेलोसिटी ट्रेवल, मतलब कितनी वेलोसिटी अचीव करनी है, 3 अचीव करना है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए वो थोड़ा देख लें भाई। हमें तो ये देखना है ना भी कि ये इसका एक्सीलरेशन हो गया आपके पास में, ऐसा मानते हैं इसका एक्सीलरेशन इस तरफ कितना गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके ऊपर बैठ के एनालाइज करते हैं, इसके ऊपर बैठ के एनालाइज करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी पहले कितनी इसके फ्रेम में 3 मीटर पर सेकंड,
और आपको इसकी बनानी कितनी है, रेस्ट पे लेके आना है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, सब रिलेटिव चल रहा है आपके पास में। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0, u स्क्वायर कितना होगा 9, 2 a की जगह कितना 2 और ये s रिलेटिव आ गया, तो s रिलेटिव कितना है 9 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2.25 मीटर। ठीक है, तो हमने इसको रिलेटिव मोशन से प्रोसीड किया। जब भी फिजिक्स में दो चीज चल रही हो रिलेटिव मोशन से कर लीजिए तो हो जाता है सवाल। फिर अगर हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 54 की, तो आप बोला कि हम एक कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ 400 ग्राम ऑफ वाटर एट 24 डिग्री सेल्सियस, ओके, ए 500 ग्राम पीस ऑफ कॉपर थ्रोन इनटू द वाटर एंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज दिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बोला गया कि इनिशियली क्या था आपके पास में 400 ग्राम वाटर था, कितने पे 24 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें क्या मिक्स किया गया 500 ग्राम कॉपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और इक्विलिब्रियम जो टेम्परेचर मिला वो कितना मिला 36.5 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ मिला। तो मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है जी, ये बात उसने पूछ ली। तो अगर हम ये देखें कि फाइनल टेम्परेचर ऐसा बना तो वाटर ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया, दैट इज m, वाटर की आपके पास पता है हीट कैपेसिटी 1 होती है, और टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है बच्चों आपके पास है 12.5, सही है ना, इज इक्वल टू इतनी हीट इससे रिलीज की होगी, तो इसका कितनी हीट कैपेसिटी, एक ग्राम की बोल रहा हूं हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी है, इट इज 500 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और कितना डिफरेंस आ गया इसके अंदर 60 और 63.5, सही कर रहे हैं। अच्छा, अब ये आ गया, अब हम सोल्व करते हैं, यहां से हमें हीट कैपेसिटी मिल जाएगा, इसने इसको उड़ा दिया, एक जीरो ने इसको उड़ा दिया, तो एस की वैल्यू जो आपके पास में आ रही है दैट इज, कुछ काट लेते हैं और कुछ कट रहा है और कट रहा है 5 से ये, तो 127, तो ये आ गया बच्चों 20 डिवाइड बाय 127 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। पर हमें ये बोल रहा है कि यार ऐसा हमें नहीं चाहिए, ये बोल रहा है मुझे चाहिए 1 मोल का। तो अगर 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने में इतना यूज होगा तो आपको कितने ग्राम का बढ़ाना है, आपको बढ़ाना है 63.5 का, तो 63.5 का बढ़ाना है तो क्या लिखूंगा, तो उसकी हो जाएगी मोलार हीट कैपेसिटी जिसको आप सी बोलते हैं, तो 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए इतनी हीट चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछा 63.5 ग्राम बढ़ाने में कितना चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे साफ होगी तो कितना देगा 10 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 10 इसका सही जवाब होगा। क्लियर। तो 55 है, इसमें क्या बोला गया, you are given a converging lens of equal radii of curvature and diverging lens with same radii of curvature as those of converging lens। ठीक है, तो हम 2 लेंस बना लेते हैं, एक कन्वर्जिंग बना लेते हैं और एक आपके पास में डाइवर्जिंग है। सबकी जो रेडियस है वो सेम है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो सबका सेम है। मटेरियल भी आपको लेंस का गिवन है, इसका जो दोनों का म्यू है दैट इज 1.5, और रेडियस ये कुछ r है, ये भी r है, सब r है, और r की वैल्यू सवाल में गिवन है। r की वैल्यू कितनी है आपके पास, 35 सेंटीमीटर। दे आर प्लेस्ड एट अपोजिट एंड्स ऑफ ए ट्यूब दैट इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर आपने ट्यूब के अपोजिट एंड पे रखा है तो इसकी बीच दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द नियरर लेंस विच इज कन्वर्जिंग इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, कितनी दूरी पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज रिजल्ट ऑफ 2 रिफ्लेक्शन। इसमें कुछ नहीं करना, अब बेसिक फोकल लेंथ सबसे पहले निकालनी है और फिर 2 बार आप जो आपके पास लेंस फॉर्मूला है वो लगा दीजिए। तो अगर हम इसकी फोकल लेंथ कुछ f1 बोल दें, इसकी कुछ f2 बोल दूं, मैं क्या बोलूंगा 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एम, दैट इज -1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 पॉजिटिव आएगा, r2 उधर नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा आपके पास में। तो कितना बन गया आपके पास, दैट इज 1/2 और यहाँ पे 2/r, ऐसा कुछ बन गया। तो f1 की जो वैल्यू आपके पास में दैट इज कितनी थी 35 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ है। ठीक, अब हम f2 निकालते हैं, 1/f2 इज इक्वल टू म्यू एल म्यू माइनस 1, तो ये तो 0.5 बन गया, 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाली टर्म नेगेटिव वो वाली पॉजिटिव, तो वहां पे पहले माइनस था तो ऐसा बन गया कुछ। तो इसकी फोकल लेंथ अगर अपने देखें बच्चों तो ये f2 आ गया आपके पास है -35 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, इसकी फोकल लेंथ मिल गई।
अब हम कुछ नहीं करना है, इसमें का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले इस वाले रेंज के लिए दैट इज 1/v माइनस 1/u, तो ये बन जाएगा प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/f, तो 35 आ गया। सोल्व करने जाते हैं तो 1/35 माइनस 1/10, 35 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 350 एलसीएम आ गया आपके पास में, तो यहाँ पे तो बन गया 10 और यहाँ बन गया 35, तो कितना आ गया माइनस 25 डिवाइड बाई 350, तो ऐसे बन गया कुछ। तो वो जो यहाँ से v आया वो आया माइनस 14 सेंटीमीटर, माइनस 14 सेंटीमीटर बता I1 कुछ यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे I1 यहाँ पे बनेगा 14 सेंटीमीटर। अब आप इसके लगाइए क्या एक्सप्रेशन लगेगा, दैट इज 1/v माइनस 1/u, तो u की जगह कितना आ जाए 15 और प्लस 14 29 हो गया, प्लस 29 इज इक्वल टू 1/f दैट इज माइनस 1/35, तो 1/v की वैल्यू कितनी है, दैट इज माइनस 1/35 माइनस 1/29, कैलकुलेशन तो करना और थोड़ा देखते हैं। चलो यहाँ पे अगर आप देखें दैट इज माइनस 29 माइनस 35 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई 29, ये आ गया 1/v, तो v का एक्सप्रेशन आया 35 29 और ये एक्सप्रेशन बन गया आपके पास में 64, तो ये आपके पास में जवाब हो जाएगा। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू आपको कुछ 15.86 से लेके 15.87 जो भी आप निकालेंगे वो आ जाएंगे वैल्यू। तो सवाल सिंपल, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था आपके पास में। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 56, तो आपको क्या बोला गया बच्चों। फिर अगर हम 56 प्रॉब्लम की बात करें तो ये आपके पास में डिफ्रैक्शन का सवाल है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। सवाल में आपको बोला कि भाई एक का जहाँ पे आपके पास सेकंड मैक्सिमा है वहाँ पे पहले का फर्स्ट मिनिमा है, तो क्या रिलेशन आएगा। तो आप बेसिक इक्वेशंस आप वहाँ पे लिख लीजिए और लिख के अगर आप सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट बने, लैम्डा 1/w इज इक्वल टू 3, जो ये लैम्डा 1 तो वो हो गया जो हमें निकालना है, और दूसरी 2w आप सोल्व करेंगे तो आपको लैम्डा 1 की वैल्यू मिल जाएगी 810 नैनोमीटर। ये बेसिक चीज़ है, आपको नोट से पढ़ाई जाती है, थ्योरेटिकल चीज़ें दिख लीजिएगा। फिर बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम नंबर 57, उसमें क्या बोला गया, यहाँ पे ऐसे एक बैटरी है आपके पास में और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में कुछ लगा हुआ है और यहाँ पे जीना डायोड लगा हुआ है ना, और यहाँ पे ऐसे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आउटपुट पॉइंट है, इसका नाम A है और इसका नाम B है। आपको बताया कि ये 12 वोल्ट है और इसके अक्रॉस ड्रॉप 9 वोल्ट है, तो ये 9 वोल्ट हो गया, तो इसके अक्रॉस कितना होगा 3 वोल्ट होगा। पावर गिवन है आपको, पावर कितना है, पावर है आपके पास में 0.27 वोल्ट, यहाँ से जो पावर मिला है 0.27 वोल्ट। तो पावर अगर पता है तो पावर इज इक्वल टू VI करूंगा तो मुझे I मिल जाएगा, तो I कितना आएगा 0.27 डिवाइड बाई V की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पे 100 हो गया, तो यहाँ पे 3/100 इतना करंट आ गया। तो ये सेम करंट इससे फ्लो होना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे 3/R दैट शुड बी इक्वल टू 3/100, ये साफ हो गया, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 ओम, मतलब रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा आपको 100 ओम का लगाना पड़ेगा, तो थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 58 है और आपको बोला गया है कुछ रिएक्शंस दिखाई गई है, उसमें पूछा है कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है कौन सा नहीं है। तो हम बोलेंगे अगर आपके पास में Q वैल्यू पॉजिटिव है, Q वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन हो जाएगी आपके पास, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई C², ये होता है Q वैल्यू। तो अगर ये मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है तो सब में हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो तीनों इक्वेशन में मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा ज़्यादा आ रहा है आपके पास में, तो आप बोलेंगे सर ऑल 3 पॉसिबल, तो ऑप्शन 1 आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। फिर 59 प्रॉब्लम की बात करेंगे तो ये थ्योरेटिकल है आपके पास में, ये एक एक्सपेरिमेंट है, आपने पढ़ा होगा NCERT का एक्सपेरिमेंट गिवन है, तो उसका ये रिजल्ट आपको शो किया गया है। तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है, अगर आपने किया होगा तो आपको देख के आइडिया लग जाएगा, और ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है, उसको प्रूव करने के लिए किया गया था। तो सेकंड ऑप्शन इसके अंदर आपके पास मैच कर जाएगा। 60th प्रॉब्लम है, अगेन वो आपके पास में थ्योरेटिकल है, आपको बोला गया इस सिग्नल containing multiple frequency shown in the figure is passed through 2 different filter and the output is shown in the figure। तो एक बोला लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर क्या होता है जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अलाउ करता है, और हाई पास फिल्टर उसको अलाउ करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि बी वाले में जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास में कम हो जा रही है, बिकॉज जो ऑसिलेशन से वो ज्यादा थे, अब देखिए ऑसिलेशन कम दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अंदर आपके पास में लो फ्रीक्वेंसी कम, मतलब कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव से आगे जा पा रही है आपके पास में। तो हाँ, वो बी वाले में दिख रहा है वो लो पास फ्रीक्वेंसी है या फिर लो पास फिल्टर है। सी वाले में अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है तो आप बोलेंगे दिस इज हाई पास फिल्टर, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। फिर बच्चों अगर हम 61st प्रॉब्लम के अंदर चले तो आपको बोला गया कि मैग्नेट्स के बीच में से एक मेटल प्लेट को लेके जा रहे हैं, तो यार अगर आप मेटल प्लेट को लेके जाएंगे तो इससे फ्लक्स चेंज होगा, अगर आपके पास फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स में कुछ चेंज आ रहा है
तो आपके पास ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप जो वर्क कर रहे होंगे ये वाला वर्क किस में चला जाएगा, हीट में चला जाएगा। इसीलिए तो हम ईडी करंट बोलते हैं। अगर आपको ईडी करंट आपको पता हो तो ये चीज तो होती है ईडी करंट। तो ऑब्वियसली अगर आप ये वहां पे वर्क भी होगा और वो वर्क हीट में भी जाएगा, तो उसने ये पूछा क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ हमें वर्क भी करना पड़ेगा और वहां पे हीट लॉस भी होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर बच्चों अगर आप 62 प्रॉब्लम में जाएं तो इससे बोला गया कि इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर है और उसमें करंट जा रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है क्रॉस सेक्शन के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा। तो मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन म्यू नॉट J क्रॉस R डिवाइड बाय 2 आता है आपके पास में, और एक मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R। तो ये तो आता है आपके पास में जब कैपिटल R इज लेस देन R के लिए आता है आपके पास में, और ये आता है व्हेन R इज ग्रेटर देन R। तो एक्सप्रेशन अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ऐसा बनता है ग्राफ, ये तो थ्योरी में करवाया जाता है। तो आप बोलेंगे आपके पास में थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। बच्चों फिर हम 63rd प्रॉब्लम में चलते हैं। आपको क्या बोला गया, टू एयर फील्ड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन द फिगर, द लेफ्ट कैपेसिटर इज सडनली filled with dielectric constant K, the work done by battery after that is 24 microjoule। तो क्या हुआ आपके पास में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है वो ये पूछना चाह रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं इनिशियली जो सीक्वेंट था, सीक्वेंट इनिशियल वो कितना था आपके पास में, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो आप बोलेंगे 8/6, 8/6 मतलब 4/3 माइक्रो फैराड। ठीक, तो Q इनिशियल कितना फ्लो किया होगा इनिशियली, दिस विल बी 4/3 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 8 माइक्रोकूलम। इनिशियल चार्ज इतना था। फिर फाइनली इसने बोला कि 24 माइक्रोजूल चार्ज और फ्लो किया, मतलब नहीं इतना वर्क डन है। वर्क डन में बैटरी बाद में कितना वर्क डन में बैटरी है 24 माइक्रोजूल, तो वो क्या होता है Q मल्टीप्लाई V, तो V कितना है 6, तो मतलब 4 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया है बाद में जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक को डाला। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो Q फाइनल कितना हो जाएगा, पहले ये था तब होगा 12 माइक्रोकूलम। फाइनल कैपेसिटेंस बनेगा कितना, सी पीरियड अगर आप फाइनल देखें तो आपने लेफ्ट वाले में डाला, लेफ्ट वाले में डाला तो वो 2k जब 2k बन जाएगा, तो 2k मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 2k प्लस 4, तो कितना बन गया, यहाँ पे 2 आ गया ऐसे, दिस इज बिकम 4k डिवाइड बाय k प्लस 2। तो फाइनल आ जाएगा 20, और ये c और v की वैल्यू कितनी है आपके पास में 6 है ना, तो आप इसको देखते हैं सॉल्व करके कितना आ गया, यहाँ पे 2, ये बन गया 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 4k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी है, मतलब जो भी बैटरी आपने डाला होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा 2 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। बच्चों अभी हम 64 प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसमें बड़ा इन हाफ डिफ्लेक्शन में छोड़ो, हमें नहीं पता हाफ डिफ्लेक्शन में क्या था, सवाल आगे पढ़ते रहिए क्या बोला। द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स इज इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर इज 10,000 ओम। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 10,000 ओम। इसके साथ में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसके रेजिस्टेंस कुछ नहीं पता, आरजी मान लीजिए। अब इसने क्या बोला गया, व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज शंटेड विद 10 ओम रेजिस्टेंस। अब इसको 10 ओम रेजिस्टेंस शंट कर देते हैं, तो ये तो सेम का सेम था, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दी, कितनी 10 ओम। अब इसने बोला अब इसकी रीडिंग हाफ हो जाए, पहले इससे आई जा रहा था तो इससे भी आई जा रहा था, अब यहाँ पे आई जा रहा है तो इससे I/2 जा रहा है, ऐसा ही बोलना चाह रही है यार। अगर इससे I/2 जा रहा है मतलब इक्वली डिवाइड हो गया, मतलब इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी 10 ओम, तभी तो बराबर बराबर डिवाइड होगा, तो अब रेजिस्टेंस बोलते हैं कितना हो जाएगा 10 ओम। क्लियर। फिर हम चलते हैं बच्चों 65th प्रॉब्लम के अंदर, 65 प्रॉब्लम नंबर 65। इसमें क्या बोल रहा है, एक 2q चार्ज है और एक आपके पास है -q चार्ज है। तो मैं बोलूंगा अगर इससे n फील्ड लाइंस निकलती, इस पे n फील्ड लाइन टर्मिनेट होती है, इस पे 2n निकलनी चाहिए, तो काउंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो अगर आप देख रहे हैं ए वाले ऑप्शन के अंदर तो जितनी 2q से निकली सबकी सब q में चलेगी, ऐसा संभव नहीं है, तो सही नहीं है। सेकंड वाले में देखें तो q पे i टर्मिनेट होके 3 सही, और यहाँ पे जो निकली आपके पास से वो 6 2q से, तो ये वाली बात सही बैठ रही है, इस वजह से बोलेंगे हम ऑप्शन सेकंड आपके पास में करेक्ट है। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही होगी उतना ही ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा चार्ज का। क्लियर। फिर हम चलते प्रॉब्लम नंबर 66 पे, क्या बोल रहा है, ए प्लास्टिक बॉल इज राइजिंग इन वाटर विद टर्मिनल वेलोसिटी v if we use a different plastic ball whose density is double that of the original ball but still less than the water keeping the radius same terminal velocity v। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर एक कोई बॉल ऐसे जा रहा है तो ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ कुछ विस्कस लग रहा है और नीचे की तरफ कुछ mg लग रहा है, ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं। तो बाइंड फोर्स कितना आ गया, दैट इज 4/3 pi r³ रो ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई g, बाय विस्कस आ गया दैट इज 6 pi eta rv, और ये आ गया दैट इज 4/3
पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ऐसी इक्वेशंस आपके पास में बनी हुई है। अब इसने क्या बोला, इसमें वेलोसिटी आपके पास में टर्मिनल वेलोसिटी कुछ भी है। अब इसने बोला डेंसिटी को डबल कर दिया आपने। अगर यहाँ पे डेंसिटी डबल कर दी, ये टर्म सेम की सेम रहेगी आपके पास में, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी सेम की सेम रहेगी, बस ईटा आर वी डैश बन जाएगा आपके पास में। रेडियस वीडियस सब सेम है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कुछ वी डैश होगी। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने इसको डबल कर दिया, तो कितना बनेगा 2 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, बिकॉज सिग्मा आपके पास में डबल हो गया। अब इस वी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है वो ये पूछना चाह रहा है। तो ऊपर वाली इक्वेशन से अगर हम देखें बच्चों, तो बन गया 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन जी कॉमन, दैट इज रो माइनस सिग्मा। ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो यहाँ पे पाई से पाई उड़ा दीजिए और रेडियस का यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा आपके पास में, ईटा नीचे चला जाएगा और ये 6 की जगह आप लिख लें 2 और यहाँ पे 3, तो क्या बन गया वीटी, दैट इज 2/9 आर स्क्वायर जी और रो माइनस सिग्मा बन रहा है। ठीक, तो यार आपको पता है कि अगर सिग्मा डबल हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास में कम हो जाएगी। तो डबल हाफ वैसा तो सही नहीं है, पर हाँ कम हो जाएगी, तो आप बोलेंगे फोर्थ ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। वो जो हम 67 प्रॉब्लम की बात करते हैं, आपको बोला गया 2 ब्लॉक्स है और मास उनका सेम है पर डेंसिटी डिफरेंट है, और ब्लॉक 2 का ज़्यादा फ्रैक्शन डूबा हुआ है, तो क्या होगा आपके पास में, वो सब चीज़ें पूछ रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ दोनों का मास सेम है, मतलब अगर एक का वॉल्यूम V1 है और ये ρ1 है, दैट शुड बी इक्वल टू V2 ρ2, बिकॉज मास सेम है आपके पास। और दोनों का mg बैलेंस हो रहा है, mg इज इक्वल टू किसके बराबर, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई रो ऑफ लिक्विड बाई जी। तो mg वाली टर्म तो सेम है, तो मतलब दोनों में mg सेम है, दोनों में जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो सेम होगा, और दोनों में वॉल्यूम डिस्प्लेस सेम होगा, मतलब बाइंड फोर्स दोनों में क्या होंगे आपके पास में, बराबर होंगे। तो आप बोलेंगे सर B1 इज इक्वल टू B2 होगा आपके पास में। फिर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो हमें समझ में आ रहा है कि सेकंड का जो फ्रैक्शन है वो ज़्यादा डूबा हुआ है, मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तभी वो ज़्यादा डूबा हुआ है। तो आप करके भी देख सकते हैं, दैट इज वेट वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड रो ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई जी इज इक्वल टू आपके पास में mg के बराबर कुछ आ गया मान लीजिए, या फिर नहीं तो इसको ऐसे लिखिए, इसका इनिशियल पूरे का वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी गिवन है ना आपको इसकी, दैट इज ρ1 मल्टीप्लाई जी। तो अगर आप VD बाई V किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है आपके पास में, ये ρ1 के बराबर आ रहा है आपके, ρ1 बाकी सब तो कांस्टेंट है कुछ आपके पास में। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम डिप ज्यादा होगा, तो आप पता है सेकंड वाला ज्यादा डिप हुआ हुआ है, तो इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो आप बोलेंगे यहाँ फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। बच्चों फिर हम प्रॉब्लम नंबर 68 की बात करते हैं। डॉपलर इफेक्ट का सवाल है। आपको क्या बोला गया, एक कार इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद स्पीड। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पे एक कार ऐसे मूव कर रही है, वो 108 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 30 मीटर पर सेकंड आएगा आपके पास में। द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व दैट द फ्रीक्वेंसी, अच्छा स्पीड ऑफ साउंड की मैंने एक डाटा लिख देते हैं, 330 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास में ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर हियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 550 हर्ट्ज, व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी हियर आफ्टर दैट कार विल पास। तो इनिशियली आप बोलेंगे दैट इज एफ एपरेंट जो आपके पास में आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 330। ऑब्जर्वर तो मूव नहीं कर रहा, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास में 300 मल्टीप्लाई एफ नॉट, और इसकी वैल्यू जो आपके पास में है वो बोल रहा है 550। इसने इसको उड़ा दिया यहाँ पे, और ये 10 आ गया आपके पास में, ये 11 आ गया ये यहाँ पे, तो एफ नॉट आ गया 500। तो इनिशियली 500 हर्ट्ज था आपके पास में। फिर अगर पास कर जाएगा तो एफ एफ कितना दिखाई देगा आपको, तो ये 330 आ जाएगा और नीचे बन जाएगा 360, बिकॉज प्लस हो जाएगा ना, अब दूर जा रहा है आपके पास में, और ये 500 है आपके पास में। इसने इसको उड़ा दिया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ ऐसा बन रहा है। तो कितना बन गया आपके पास में, इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, ये वैल्यू आती है 458.33 हर्ट्ज। फिर कर पाएंगे आप इसको। नेक्स्ट अब 69 प्रॉब्लम में चल रहे हैं। तो आपको मीन फ्री पाथ की बात की गई और डायमीटर से रिलेटेड है, तो आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। जो मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन आता है गंदा, दैट इज √2 पाई d स्क्वायर एन मल्टीप्लाई एन। तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करिए, आपको जवाब मिल जाएगा। फिर बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट 70th प्रॉब्लम के अंदर। आपको बोला गया ऐसे इग्लू बना हुआ है और ये कुछ डायमीटर है। टेम्परेचर अंदर का गिवन है आपको 5 डिग्री सेल्सियस, बाहर का है -40 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी हीट से थर्मल एनर्जी निकलेगी वहां पे। तो सबसे पहले मैंने बोला कि थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है L/K, तो उसको निकालते हैं L/Ka। तो dr को लिखा, तो यहाँ पे ऐसे जा रहा है ना, तो ये लेंथ अलोंग द हीट फ्लो ली जाएगी, तो
तो ये dx लेंथ हो गया आपके पास में, और के एरिया कितना देगा 2πx²। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, कहाँ से 0 से लेके इसकी जो नहीं इनिशियल रेडियस कितनी है आपके पास में 2.5 मीटर से लेके 3 मीटर तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा टोटल, फिर रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो जो हीट करंट आएगा वो कितना आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज 45 डिवाइड बाय आपके पास जो रेजिस्टेंस आया, तो वहां से आपको जवाब मिल जाएगा, और आंसर जो सोल्व करके आता है दैट इज 2.25 पाई किलोवाट, ठीक है। तो जब भी कंडक्शन वाले सवाल रहे आप थर्मल कंडक्टिविटी से मतलब थर्मल रेजिस्टेंस मान के करिए तो सवाल इजीली सोल्व हो जाता है। फिर बच्चों अगर हम बात करें 71st प्रॉब्लम की, तो आप बोला गया इफ वी वांट दैट ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट द सेम टाइम पीरियड इन समर एट इट डिड इन विंटर, तो क्या चेंज करना पड़ेगा। टाइम पीरियड होता है 2π√LG। अब अगर समर आता है तो क्या होता है, लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ जाता है, तो आपको लेंथ को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। उस विंटर में लेंथ कम रहता है, समर आ गया तो लेंथ बढ़ जाएगा, तो अगर आप लेंथ को घटा दें तो बात बन जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे बाय डिक्रीजिंग लेंथ। आपके पास में सेकंड ऑप्शन आपके पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मास का तो कहीं कोई रोल ही नहीं है ना आपके पास में, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 72। इसने क्या बोला, एक स्क्वायर मास है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, ऐसे करके बना लीजिए ना, एक ऐसे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए बच्चों। इसका मास आप मान लीजिए टोटल मास है m, इसका मास कितना हो गया m/4, लेंथ कितनी होगी a/4, ये भी m/4 a/4, ये भी m/4 a/4, सिमिलरली m/4 a/4, ऐसा हो गया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml²/3, तो ml² की जगह कितना आ गया a²/16 डिवाइड बाई 3, इसका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम इसका आएगा आपके पास, इन दोनों का तो लिख दिया आपने ml²/3 से। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाले, पैरेलल थ्योरम से। तो पहले सेंटर के अबाउट लिखिए, तो कितना आ जाएगा m/4 l² डिवाइड बाई 12, और प्लस आप ये शिफ्टिंग कर दीजिए, डिस्टेंस कुछ है x मान लीजिए, दैट इज m/4 x²। इसको भी आप अच्छा ये वाली वैल्यू आ गई, सिमिलर इतनी वैल्यू इसकी आएगी तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, आप सोल्व कर लीजिए, जवाब भी देगा आपको दैट इज 5/6 ma² हो जाएगा बच्चों। फिर हम प्रॉब्लम नंबर 73 की बात करते हैं। तो आपको बोला गया एन इलेक्ट्रॉन इन रिसर्च एपरेटस फॉर ए सर्कुलर पाथ ऑन द इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सर्किट ऑफ द एपरेटस, इट्स स्पीड इज v0 एंड रेडियस r है आपके पास में, ठीक है। तो हम बोलते हैं इट इज v0² इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। ईच टाइम सर्किट इसको किक मिलता है, एडिशनल स्पीड इतना मिल जाता है, तो 10 किक्स में कितना स्पीड में चेंज आ जाए, डेल्टा v आफ्टर 10 किक्स अगर आप देखेंगे तो एक किक में आता है v0/10 का चेंज आ जाएगा। तो फाइनल v फाइनल कितना बन जाएगा, v फाइनल बन जाएगा v0 प्लस v0/10 दैट इज 11 v0/10 ना, क्लियर। तो ये वैल्यू कितनी, दैट इज 1.1 v0, ये आ गई फाइनल वेलोसिटी। तो बोला गया कि 10 किक्स के बाद में एक्सीलरेशन सेम है, ये उससे पहले ही मेंशन कर दिया सवाल के अंदर। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितनी होगी वो ये पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला, v², फाइनल v² कितना हो गया, v² डिवाइड बाय r डैश, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। इसके बराबर है v²/r, इसने इसको उड़ा दिया तो r डैश की वैल्यू कितनी है, 1.21 r, तो रेडियस इतना हो जाएगा, सिंपल था, ठीक है। फिर हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 74 के अंदर। 74 में आपको बोला गया कि 1 सेकंड के बाद में यहाँ पे 4 मीटर चला गया और वाई डायरेक्शन में 3 मीटर चला गया पार्टिकल। तो आपको समझ में आएगा वी वाई तो 4 ही होगा, बिकॉज इतना चला, तो यहाँ पे वी वाई आ गया 4 मीटर पर सेकंड। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी देखनी है कि एक्स डायरेक्शन में कितना होगा आपके पास में। तो मैंने क्या बोला कि इनिशियली मान लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ यू वाई था आपके पास में, तो एस इज इक्वल टू यू वाई टी, टी की जगह 1 माइनस हाफ 10 और टी स्क्वायर की जगह 1 आ गया आपके पास में, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऊपर की तरफ है 3, ठीक। तो यहाँ पे कितना आया बच्चों, तो वी यू वाई आपके पास में आ गया 8, और जब प्रोजेक्ट किया था तो 8 मीटर पर सेकंड से किया था, तो 1 सेकंड की तरफ कितना बन जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला एंगल कितना बचा थीटा, तो आपके tan थीटा कितना आएगा आपके पास, ये बोले tan थीटा, दिस इज बिकम 1/2, थीटा आ गया 10 इनवर्स हाफ। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच करता है। फिर अगर आप 75th प्रॉब्लम की बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर की बात हुई है, तो सबसे पहले वाले ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं तो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है सबसे कम लिस्ट काउंट को हम प्रेफर करते हैं, तो सबसे कम आपके पास में यहाँ पे जो लिस्ट काउंट है वो 3 है। तो आपके पास में अगर 3 है तो आंसर आपके पास 3 डेसिमल तक होना चाहिए था, पर इसमें 4 है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी आपके पास में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है वहां तक होना चाहिए आपके पास में, पर सेकंड वाले ऑप्शन में ऐसा हो नहीं रहा है, तो उस वजह से उसके अंदर दिक्कत हो जा रहा है। फिर अगर आप थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन में क्योंकि सेकंड वाले में 1.0 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वजह से गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो डिवीजन में आपके पास में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है,
और आपके पास में फाइनल आंसर में भी 2 है, सोल्व करके भी यही आ रहा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आप इसके फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो ये लिखा हुआ 1.11 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 9.0। तो इसको जब आप सोल्व कर रहे हैं तो ये कितना बन गया 1.01 मल्टीप्लाई 9.0 अगर आप करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास में क्या रहेगा, दिस विल बिकम 909, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया। और 3 डेसिमल के बाद में तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास में आना चाहिए। एक मिनट नहीं, 2 के बाद में यहाँ पे ऐसा ऐसा बनना चाहिए। तो इसमें आपके पास में अप टू 2 डेसिमल लिखना था, तो 9.09 की अप टू 2 डेसिमल कहते 9.1 बनेगा आपके पास में, पर उसमें 9 लिखा हुआ है, इस वजह से वो गलत हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में पेपर खत्म होता है। इस पेपर के अंदर कुछ ऐसे सवाल थे जो जेईई मेंस में फिजिक्स में ट्रिकी रहते हैं, मतलब फिजिक्स में बहुत सारा सिलेबस काफी जगह ऐसी है जो एडवांस में नहीं है, तो वहां पे लोगों को थोड़ा दिक्कत रहता है। तो वो वाले सवाल कुछ थे, पर जो भी सवाल जेईई एडवांस वाले सिलेबस थे वो आसान थे, आप इजीली उनको कर सकते थे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।